उसी डिस्कशन को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार फ्री बॉडी डायग्राम से करूंगा सिस्टमैटिक, और उसके बाद फिर एक लाइन में कैसे आंसर दिया जा सकता था वो डिस्कस करेंगे। ये एक लिफ्ट है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। ये रखा है एक ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज ऑफ 10 kg। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है विच इज 5 kg, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है विच इज 2 kg। लैंग्वेज है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन between 2 kg and 5 kg block, comma 5 kg and 10 kg block, comma between 10 kg block and floor of lift। मीन्स जहां जहां भी आपको कांटेक्ट नजर आ रहा है उन सब जगह पर कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 2, 5 और 10 kg के 3 ब्लॉक एक लिफ्ट में है, और वो जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये सिचुएशन है। सबसे पहले बच्चों एकदम फंडामेंटल मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर हम करें तो ये है हमारी लिफ्ट, जिसके अंदर रखा है एक सिस्टम जिसमें 3 ब्लॉक है। क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम देखना चाहते हैं तो मैं तीनों ब्लॉक को अलग अलग बना रहा हूं फ्री करके। एक ब्लॉक 2 kg था, एक ब्लॉक 5 kg था, और एक ब्लॉक था 10 kg। 2, 5 और 10। लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बच्चों अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो लिफ्ट में रखा हुआ सामान भी लिफ्ट के साथ ऊपर ही जाएगा। अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में रखा हुआ सामान भी लिफ्ट के साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ही जाएगा। मानते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए जब आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट लिखते हैं तो बस उसका इंडिविजुअल वेट लिखना चाहिए, mg। किसी दूसरी बॉडी का mg उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। तो 10 kg का इंडिविजुअल mg होगा 100, उसमें ऊपर 5 और 2 वाला ऐड नहीं करूंगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है। फिर बच्चों नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो 5 kg ने 2 kg पे ऐसे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक्शन का रिएक्शन
2 kg ने 5 kg पे लगाया होगा. Every action has equal and opposite reaction, but action and reaction act on two different bodies. 5 kg ने 2 kg पर लगाया और 2 kg ने 5 kg पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन. बच्चों 10 kg ने 5 kg पर लगाया और 5 kg ने 10 kg पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों भी कांटेक्ट में थे. ये 10 kg लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में था, तो 10 kg पर लिफ्ट ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन और उसका रिएक्शन लिफ्ट को मिला होगा इस तरह. तो अगर आप सिर्फ 2 kg पर ध्यान दें, सिर्फ 2 kg पर ध्यान दें, तो 2 kg के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 2 kg ऊपर की तरफ चल रहा है. ये देखो एरो बना हुआ, 2 kg ऊपर की तरफ चल रहा है. 2 kg पे ऊपर कौन सा फोर्स लगा हुआ है? N1. तो वो बड़ा रहा होगा, तभी तो 2 kg ऊपर की तरफ चल रहा है. और N1 के अगेंस्ट है 20. ये हुआ नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. N1 की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन. N1 की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन. इसी तरह से अगर आप अब 5 kg ब्लॉक पर ध्यान दें, 5 kg ब्लॉक पर, तो 5 kg ब्लॉक भी ऊपर की तरफ ही चल रहा है. मतलब 5 kg पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है वो डोमिनेटिंग फोर्स होगा. 5 kg पर ऊपर की तरफ लगा हुआ है N2, तो N2 डोमिनेटिंग फोर्स होगा. दैट इज वाई N2 माइनस. नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है? एक तो N1 नीचे की तरफ है और 50 भी नीचे की तरफ है. तो N1 और 50 दोनों नीचे की तरफ हैं और N2 ऊपर की तरफ है, लेकिन N2 डोमिनेटिंग है क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है 5 और एक्सेलरेशन है 2. बच्चों N1 24 है, ये आप पहले ही निकाल चुके हो. तो 24 में जब 50 ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 74. तो N2 माइनस 74 इज इक्वल टू 10. तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 84. N2 क्या है? N2 5 kg और 10 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है. और N1 क्या है? 2 kg और 5 kg के बीच में. उन्होंने कहा 10 kg और फ्लोर ऑफ लिफ्ट के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन बताइए. बच्चों आप देख सकते हैं कि 10 kg ब्लॉक भी अपवर्ड ही जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में रखा हुआ हर सामान लिफ्ट के साथ ऊपर ही जाएगा. तो 10 kg के केस में भी डोमिनेटिंग फोर्स वो है जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और 10 kg पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है N3. तो N3 डोमिनेटिंग फोर्स है. N3 के अगेंस्ट कौन है? N3 के अगेंस्ट एक तो N2 है और N3 के अगेंस्ट एक 100 है. डाउनवर्ड फोर्स है N2 और 100. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास है बच्चों 10 और एक्सेलरेशन है बच्चों 2. तो ये वैल्यू आ जाती है. N2 84 है, तो N2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 84 पुट कर दूं तो N3 माइनस 84 प्लस 100 हो जाएगा 184. N3 माइनस 184 इज इक्वल टू 20. 10 इंटू 2 इज 20. तो बच्चों N3 की वैल्यू आ जाएगी 204. N3 की वैल्यू आ गई 204 न्यूटन. मुझे कहा गया था आप जहां जहां कांटेक्ट है नॉर्मल रिएक्शन निकालिए. तो मेरा एक आंसर है 24, एक आंसर है 84, एक आंसर है 204. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप अभी तक नोट नहीं कर पाए हैं तो. तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना चाहिए. मतलब ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है जिसमें सब कुछ दिख रहा है. हर किसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन,
और जो भी आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन बच्चों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स सॉल्व करते हुए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम बचाएं। तो अगर आप जल्दी कर सकते हैं एनी हाउ तो बहुत बढ़िया। आइए जल्दी करते हैं। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। जल्दी कर रहा हूं, अब जल्दी है ना, तो कोशिश करना कि ऐसे समझ में आ जाए, नहीं तो मैंने करवा तो दिया ही, उस तरीके से कर लेना। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma हो जाता है। ये लिफ्ट ऊपर ही जा रही है। mg प्लस ma में से अगर m को कॉमन ले लूं तो g प्लस a बचेगा। नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma, m कॉमन ले लिया तो g प्लस a बचा, तो m इंटू जी प्लस a। जब लिफ्ट ऊपर जाए, ऊपर ही जा रही है। तो अगर आपको इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, इस जगह का 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए इस जगह का, तो इसके ऊपर जितना भी मास है मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a। अगर आपको इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए 5 और 10 के बीच में, इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो इस जगह से ऊपर जितना भी मास है मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a। अगर आपको इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, डायरेक्ट एकदम दिखेगा आंसर कितना है। वो तो स्कूल टीचर ने अगर पूछ लिया कि मुझे सारा कैलकुलेट करके दिखा, तो वो डायरेक्ट आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, क्रॉस मार देंगे, जीरो दे देंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ। स्कूल टीचर को वैसे ही करके दिखाना जैसे भी करवाया था मैंने। तो 10 kg और लिफ्ट के बीच में अगर पूछ ले, अगर यहाँ पे पूछ ले इस जगह, तो इस जगह से ऊपर जितना भी मास है 10 और 5 15 और 2 17 मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए। ये है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, नेशनल कंपटीशन में समय बचाने का तरीका, डायरेक्ट आंसर देने का तरीका। और ये है सब्जेक्टिव एग्जाम्स में सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया हो तो प्लीज लिख तो दो कमेंट बॉक्स में आके, आ गया समझ। बाकी तुम्हें समझ आया है या नहीं, देखो मैं जज तो एक सवाल से ही करूंगा। हाँ नमन, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं सवाल छोड़ दूं वो वाला? मैं वो भी जरूर पूछूंगा नमन। ये है एक लिफ्ट। सुनो, पूरा डिटेल सोल्यूशन करना है ना, क्योंकि तुम्हें नेशनल कंपटीशन में बैठने से पहले 11th भी क्वालिफाई करना है और 12th भी। तो प्लीज सब्जेक्टिव सोल्यूशन को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, आना चाहिए वो करना। मुझे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि स्कूल में और बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आ नहीं रहे और सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए कि चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चा हर जगह अच्छा करे। तो ये है आपका 3 kg ब्लॉक, और ये है 2 kg ब्लॉक, और ये है 1 kg ब्लॉक। लिफ्ट ऊपर जा रही है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। लैंग्वेज लिख दो, फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट ईच कांटेक्ट। फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट ईच कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कांटेक्ट। सब्जेक्टिव मेथड पूरा एफबीडी बना के, और उसके बाद रियलाइज कर लेना कि हाँ शॉर्टकट से भी आंसर यही है। 2 मिनट तुम्हारे।
तुमने पूरा किया है ना सोल्यूशन, या शॉर्टकट से किया है? पूरा? चलो चलो शाबाश। तो पूरा करना तो मैं सिखा ही चुका ना, बस वैल्यू ही तो बदली है। मैं डायरेक्ट आंसर कर लूं एक बार क्रॉस चेक? तो इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन अगर चाहिए, इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां से ऊपर का जो मास है मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए। जी इज 10, ए इज 1 गिवन है, 11 आएगा। इस जगह का चाहिए 2 kg और 3 kg के बीच में यहां का चाहिए। तो यहां से ऊपर जितना भी मास है, यहां से ऊपर जितना भी मास है मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए, 33 आएगा। यहां का चाहिए N3, तो यहां से ऊपर जितना भी मास है मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए, 66 आएगा। हाथ उठाओ कौन कौन सही है। आंसर है 11, 33 और 66। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया बच्चों, वाह शाबाश। वंश त्यागी लेट हैं बेटा क्लास में। अच्छा हाथ उठाया है? वंश लेट आके भी हाथ उठाया है, वाह लड़के। चलो मैं एक सवाल तुम पर छोड़ दूं। सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं और ये सवाल मैं तुम पर छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट तो सिखा ही चुका ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैसा करते हैं। तो कॉन्सेप्ट से करोगे तो सही करोगे तुम, उसके बाद शॉर्टकट पे सोच लेना। फिर पहले कॉन्सेप्ट से करके देख लेना। ये है 10 kg, ये है 5 kg, और ये नीचे जा रहा है। A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके वंश, फाइंड कांटेक्ट फोर्स एवरीवेयर। फाइंड कांटेक्ट फोर्स एवरीवेयर। ओके आयांश, लेट मी चेक। तो बच्चों एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक, दो ब्लॉक है हमारे पास। और मेरा इंटरेस्ट अभी सबसे पहले है पूरे डिटेल सॉल्यूशन में, जैसा कि स्कूल में करके दिखाना है जिससे पूरे नंबर मिले। बाद में शॉर्टकट पे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो एक तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए जब mg लिखते हैं तो इंडिविजुअल ब्लॉक का लिखते हैं। जब 10 kg का mg लिखोगे तो 100 लिखोगे। ये नहीं सोचोगे कि उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है तो उसका mg भी इसमें जोड़ दो, है ना, क्योंकि हम टोटल सिस्टम को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब 10 को देख रहे हो ओनली 10 को ही देखो। इसके अलावा
10 और 5 कांटेक्ट में है यहाँ, तो 10 ने 5 पर लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन और 5 ने 10 पे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं। इसी तरह से 10 और लिफ्ट भी कांटेक्ट में थे, तो लिफ्ट ने 10 kg ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया होगा, तो 10 kg ब्लॉक ने लिफ्ट पे लगाया होगा। ऐसा बच्चों, क्योंकि लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो ये 5 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है। लिफ्ट में रखी हुई हर चीज लिफ्ट के साथ नीचे ही जाएगी। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो लिफ्ट के साथ ही जाएगा, तो जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उतना ही होगा। ऐसे ये 10 kg भी नीचे जाएगा, a इज इक्वल टू 2 से। अगर तुम सिर्फ 5 kg ब्लॉक पर ध्यान दो और अप्लाई करो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, मतलब 50 बड़ा होगा। ओनली 5 kg पर ध्यान दो, नीचे की तरफ जा रहा है तो 50 बड़ा होगा। 50 माइनस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 50 माइनस n1, डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है, 50, और 50 के अगेंस्ट कौन है, n1, तो 50 माइनस n1 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 5 इंटू जो 2 है वो 10 होता है, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40। n1 की वैल्यू 40 आ गई, n1 की वैल्यू 40 आ गई। अब आ जाओ जरा 10 kg को देख लो, किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मोशन में कौन सा फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक तो n1 है और डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक है 100। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में दो फोर्स हैं, एक तो n1 और एक 100। ये दोनों फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में है और इनके अगेंस्ट कौन है, इनके अगेंस्ट है n2। डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक तो n1 है और एक 100 है और इनके अगेंस्ट है n2, तो ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n1 है बच्चों 40, n1 है 40 तो n1 की जगह 40 रख दिया। 40 प्लस 100 हुआ 140, 140 माइनस n2 20 है, तो n2 की वैल्यू 120 है। n1 है 40, n2 है 120। हाथ उठाओ कौन कौन सही था। देवयानी, पावनी, कार्तिक, आयांश, खुशी, नव्या, संचित, शुभ्रा, वंश और नमन। वंश त्यागी एंड नमन पाराशर, बढ़िया। प्यारे बच्चों, शॉर्टकट क्या है, मेरे बिना बताए रियलाइज करना। शॉर्टकट क्या है, बोलो बोलो, क्या है शॉर्टकट। यस, यस, बिल्कुल। अगर इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तुम बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, तुम फिजिक्स बहुत अच्छा किया करोगे, देखना बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सीरियसली। इस जगह अगर तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और अच्छी बात यह कि मैं तुम्हें कोई भी लेवल पढ़ाता हूँ, कभी भी, कई बार मैं तुम्हें बहुत बेसिक सवाल करा रहा होता हूँ, कई बार मैं तुम्हें बहुत अच्छा सवाल करा रहा होता हूँ और तुम एक जैसा रिएक्ट करते हो दोनों सवालों पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा सवाल थोड़ा सा आ जाए तो वो पेन छोड़ देते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो वो पहले ही ऐसे सोच लेता है, फिर उस बच्चे को वो लेवल कभी समझ नहीं आता। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि वो इजी लेवल पे कहते हैं चलो यार ये तो हो ही जाएगा, तो वो वहां केयरलेस होके गलतियां करता है, सिली मिस्टेक करता है। तो ऐसे बच्चे बहुत यूनिक मिलते हैं, जो चाहे सवाल लेवल 1 हो या लेवल 2, एक जैसी नजर से देखते हैं उसको और अपनी कंसंट्रेशन कभी खराब नहीं होने देते। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। तो ये जो लेवल है इस जगह, इससे ऊपर कितना मास रखा है 5 kg, उसको मल्टीप्लाई कर दो g माइनस ए से, क्योंकि नीचे जा रही है लिफ्ट, g माइनस ए से। g की वैल्यू 10, a है 2, तो 8 इंटू 5 दिस इज 40। इसी तरीके से अगर मैं ये नीचे ये जो यहाँ पे कांटेक्ट है 10 kg और लिफ्ट का, इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन निकालूं, तो बेटा इसके ऊपर टोटल जितना भी मास है कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाय g माइनस ए करोगे तो ये देखो 120 आ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक एक लाइन में आंसर दे सकते हो, राइट।
स्कूल एग्जामिनर को प्लीज पूरा सॉल्यूशन दिखाना, वहां पे लेजी मत होना। चलिए फिर बढ़ जाते हैं आगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे कि कुछ बच्चे जरूर मुझे इस सवाल का सही आंसर दें। एक पुली है, इधर एक ब्लॉक है which is for example 5 kg, और इधर 8 kg, और उसके ऊपर ये रखा है 2 kg। फाइंड कांटेक्ट फोर्स between 8 kg and 2 kg. Find contact force between 8 kg and 2 kg block. 1 मिनट तुम्हारा। एक मिनट से ज्यादा टाइम लगा दिया तुमने तो। कार्तिक, चेंज करना है अपना आंसर। ओके, नव्या और पावनी, गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक। देखो बच्चों, पहला स्टेप तो ये होगा कि राइट साइड में 10 kg है और लेफ्ट साइड में 5 kg, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। और बच्चों, पहले स्टेप में ही एक्सेलरेशन निकाल देना चाहिए। राइट साइड का मास 10 kg है जिसका mg होगा 100। लेफ्ट साइड का मास 5 kg है जिसका mg होगा 50। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is equal to total moving mass 5 plus 2 plus 8 into acceleration 50 upon 15 10/3। पहले मुझे सपोर्ट करो यहां तक। इतना काम तुमने किया या नहीं? जल्दी से हाथ उठाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। सबके हाथ नहीं उठे, देख रहा हूं मैं। हाथ ऊपर ही रखो जरा, ऊपर ही रखो, 1 मिनट जरा देखो किस किस के हाथ नहीं उठे। वंश त्यागी, वंश समझ नहीं आया या मुझे नजर नहीं आ रहा आपका रेज हैंड? लेफ्ट साइड में mg है 50, लेफ्ट साइड का, इधर का mg है 50, और इस साइड का mg है 8 + 2 दैट इज 10, इधर का mg है 100। अच्छा ओके वंश, ओके, मुझे नजर नहीं आ रहा था बेटा, ठीक है। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलता हूँ, ये बात समझ में आ गई है तो वेल डन। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन एक स्टेप में ही कैलकुलेट कर दिया। बच्चों अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, यहां पर होगी टेंशन लाइक दिस, पर मैं तो सिर्फ अपने काम की बात करूंगा। ये जो 2 kg का ब्लॉक है, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो जरा। इस 2 kg पे थोड़ी कोई टेंशन है, ये थोड़ी बंधा हुआ है वायर से।
2 kg 8 kg के कांटेक्ट में है, तो 8 kg ने 2 kg पे नॉर्मल लगाया होगा, 2 kg ने 8 पे लगाया होगा, और 2 kg का mg होगा 20। और ये 2 kg जा कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। देख सकते हो आप, ये 8 kg के ऊपर रखा है, 8 kg नीचे जा रहा है, तो ये भी नीचे जा रहा है। उसके साथ कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन में कौन सा फोर्स है? 20। डायरेक्शन ऑफ मोशन में कौन सा फोर्स है? 20। और उसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स है? n। तो 20 माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 माइनस n इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू है 10/3। 20 माइनस n इज इक्वल टू 20/3। n इधर, 20/3 इधर, n की वैल्यू आ गई 40/3। हाथ उठाइए कौन कौन सही। ओनली पावनी और नव्या। क्यों, क्या हो गया इस सवाल में है? ये 8 kg लिफ्ट ही तो है भाई, 8 kg यहाँ लिफ्ट के रोल में है, और 2 kg ब्लॉक रखा है, उस पर लिफ्ट नीचे आ रही है। एम जी माइनस एम में करके ही चेक कर लेते। जिस जगह नॉर्मल रिएक्शन चाहिए उससे ऊपर का मास मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस है, वहीं से चेक कर लेते। नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम से चेक कर लेते, 2 kg पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन और एम जी लगा हुआ है, चल रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स विल बी द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। संचित में समझा नहीं आपने क्या लिखा है? संचित क्या लिखा है बेटा? अनम्यूट कर ले, अच्छा बोल के बता दे। हेलो संचित, वेयर आर यू? अच्छा, 8 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से बताना, अच्छा अच्छा। तो वहां पे तुझे टेंशन की जरूरत भी पड़ेगी ना, फिर तुझे टेंशन की जरूरत ही पड़ेगी। ये ले, ये टेंशन है, ये 50 है। बच्चों अब वो कह रहा है 8 kg से करके दिखाओ, भले ही वो लेंदी होगा मेथड, लेकिन लड़के ने पूछा है तो बताऊंगा ना मैं, तो इसलिए जरा देख लो। तो अब पहले 5 kg को देख ले, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, तो ऊपर वाला फोर्स तो है टी, और नीचे वाला है 50, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू a। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 50 प्लस 50/3, 200/3 टेंशन आ गई, 200/3। तो ही सेइंग सर 8 kg से करो। ले बेटा 8 kg से देख, 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देख। एक तो 8 kg पे टी है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है तो सिर्फ इसी का mg लिखेगा। इसने 2 पे नॉर्मल लगाया था, तो 2 ने इस पे नॉर्मल लगाया होगा, और ये जा किधर रहा है? डाउनवर्ड। तो बड़ा फोर्स कौन होगा? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन कौन सा फोर्स है? एक n और एक 80, तो इसलिए n प्लस 80। इसके अगेंस्ट कौन है? t। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n प्लस 80 माइनस टेंशन अभी निकाला था 200/3, a कितना था? 10/3। इतना ही था ना, देख लो ऊपर जाके, t था 200/3 और a था 10/3। तो यहां से जी n की वैल्यू आ जाती है 80/3, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है उधर, प्लस 200/3 माइनस 80। ठीक है, 80/3 प्लस 200/3 माइनस 80, तो ये आ जाता है 280/3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 280 माइनस 240/3।
दैट मीन्स 40/3। बोल संचित, सबको समझ में आ गया? किसी भी डायग्राम से कर सकते हैं, लेकिन देख इससे कितना लेंथी हुआ। अगर सिर्फ 2 kg से कर लेता था तो कितना जल्दी हो गया था। चलो एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊं अब। हेडिंग डालो, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, स्यूडो फोर्स। ऐसे लिखो, इट इज एन अप्रोच it is an approach to solve it is an approach to solve problems of non-inertial frames. It is an approach to solve problems of non-inertial frame in an easier way. It is an approach to solve problems of non-inertial frame in an easier way. मैंने एक टर्म बोली नॉन इनर्शियल फ्रेम, जरा पहले इसको क्लियर कर लो, एक दो लाइन छोड़ो और ऐसे लिखो। The frames having no relative acceleration. The frames having no relative acceleration with respect to observer. The frames having no relative acceleration with respect to observer are known as inertial frames. INERTIAL are known as inertial frames. ऐसे frames जिनका ऑब्जर्वर के साथ कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या साथ साथ ऐसे लिखवा सकता हूं, अदरवाइज नॉन इनर्शियल, है ना। लेकिन चलो पूरा लिख लो, जो इतने में समझ सकते हैं वो 2 वर्ड में लिख दो, अदरवाइज नॉन इनर्शियल। अब बाकी जरा पूरा लिख दो, जिनको थोड़ा डिटेल लिखने में ही समझ में आता है लिखना। द फ्रेम्स हैविंग रिलेटिव एक्सेलरेशन विद ऑब्जर्वर, the frames having relative acceleration with observer are known as non-inertial frames. जिन फ्रेम्स के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। देखो इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझना।
एक ही फ्रेम किसी के लिए इनर्शियल भी हो सकता है और किसी के लिए नॉन इनर्शियल भी हो सकता है ना। बच्चों, एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा है। ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, पर्सन खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लिफ्ट जा रही है ऊपर, और तुम और मैं बैठे हैं ग्राउंड पे, और हम ग्राउंड से देख रहे हैं। मैंने तुमसे कहा बच्चों, वो जो पर्सन है वो चल रहा है या रुका हुआ है, तो तुम क्या कहोगे? सर वो पर्सन जा रहा है ना। जबकि उसी लिफ्ट में अगर एक दूसरा पर्सन खड़ा हो, मैं उससे पूछ लूं कि भाई ये जो तेरे बराबर में पर्सन है ये चल रहा है या खड़ा है, तो कहेगा जी खड़ा है। एक बार फिर से सुनो। एक बस में हो तुम, और तुम्हारी सीट पर ही एक और पैसेंजर है, और मैं तुम्हें सड़क से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तुम्हारी सीट पर बैठे हुए पैसेंजर को जब मैं देखता हूं तो मुझे वो मोशन में नजर आता है, जबकि जब तुम देखते हो तो तुम्हें वो रेस्ट में नजर आता है। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो पर्सन एक इनर्शियल फ्रेम में है, और मेरे रेस्पेक्ट में वो पर्सन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं, मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बस चल रही है, बस के पास एक एक्सेलरेशन है। जो बस के पास एक्सेलरेशन है वही तुम्हारे और पैसेंजर के पास एक्सेलरेशन है। मैंने कहा बस में बैठा है पैसेंजर, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन है जो बस ने उसको दिया है। मैं खड़ा हूं ग्राउंड पे, मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस पैसेंजर और मेरे बीच में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन है। इसीलिए मेरे लिए वो पर्सन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। मेरे लिए वो पर्सन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। जबकि उस पैसेंजर के बराबर में बैठे हुए हो तुम, तुम्हारे पास भी वही एक्सेलरेशन है जो बस का है, और उस पैसेंजर के पास भी वही एक्सेलरेशन है जो बस का है। तो तुम दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो पर्सन एक इनर्शियल फ्रेम में है। तुम्हें ये बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने ये कहा बच्चों कि ऐसे फ्रेम्स जो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं रखते, उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जो रखते हैं उनको नॉन इनर्शियल। आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल, तो आपको पूछना चाहिए पहले ये बताइए कि हु इज ऑब्जर्विंग। क्या मैं ऑब्जर्वर हूं, क्या आप ऑब्जर्वर हैं, या ऑब्जर्वर अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से देखने वाला कोई है। अर्थ या कोई भी फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, आंसर तब दिया जा सकता है जब ये क्लियर कर लिया जाए कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। मैंने कहा अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, तो तुम्हें काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर हु इज ऑब्जर्विंग, द पर्सन ऑन द अर्थ इटसेल्फ, और द पर्सन विच इज नॉट ऑन अर्थ, समहाउ ही इज ऑन द अनदर प्लेनेट। क्योंकि जो दूसरे प्लेनेट से देख रहा होगा, अच्छा मान लो तुम देख रहे हो, क्या तुम्हें अर्थ कभी घूमती हुई नजर आई बच्चों? जरा बताना कमेंट बॉक्स में। क्या तुमने अपनी आंखों से कभी अर्थ को घूमते देखा है? ये बताओ, सुनी सुनाई बातें मत बताओ मुझे। क्या तुमने अपनी आंखों से अर्थ को घूमते देखा है? नहीं ना, तुमने नहीं घूमते देखा। बिल्कुल। तुम्हारे रेस्पेक्ट में अर्थ का रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तुम अर्थ पर ही खड़े हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। तुमने कभी अर्थ को घूमते नहीं देखा। तुम तो उस बस के अंदर बैठे हो और बस पे अच्छे से कर्टेन्स डले हुए हैं, बस का इंजन बहुत बढ़िया, एकदम जर्मन टेक्नोलॉजी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, गड्ढा भी आता है तो पता नहीं चलता, एकदम स्मूथ, ना बस में कोई आवाज है, कर्टेन्स डले हुए हैं, तुम्हें पता ही नहीं बस चल रही है रुकी हुई है, इतना स्मूथ है सिस्टम।
खिड़की से बाहर झांक लोगे तो पेड़ पीछे जाते नजर आएंगे, तो समझ में आ जाएगा बस चल रही है, अदरवाइज थोड़ी पता चलेगा। तो वो स्टोरी मैंने कहा, क्या तुमने अर्थ को कभी खुद अपनी आंखों से घूमते देखा है? यू सेड नो, वेल सेड। तुम्हारे रेस्पेक्ट में अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। तुमने अर्थ को घूमते कैसे देखा? तुम कहोगे सर इंटरनेट पे, यूट्यूब पर देखा सर, वीडियोस में देखा। बच्चों क्या वो वीडियो तुमने बनाई थी? ओके पावनी, क्या वो वीडियो तुमने बनाई थी बच्चों? वो जो इंटरनेट पे वीडियो है, क्या वो तुमने बनाई? किसने बनाई वो? उसमें पूरा स्फेयर, अर्थ एक स्फेयर नजर आता है और अर्थ घूम रही है। वो अर्थ के बाहर से बनाई गई वीडियो है, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? वो जो अर्थ को घूमते हुए दिखाया जा रहा है, वो वीडियो किसने बनाई? अर्थ के बाहर से किसी ने बनाई। उसको अर्थ घूमती हुई नजर आएगी, उसके रेस्पेक्ट में अर्थ के पास एक एक्सेलरेशन होगा, वो कहेगा अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो एक सेंटेंस में कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। पूछना पड़ेगा हु द हेल इज ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर ही है तो कहेगा इनर्शियल फ्रेम है, और अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट या सैटेलाइट से देख रहा है तो कहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैंने ये कहा प्यारे बच्चों कि जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के सवाल सॉल्व करोगे तो उन सवालों को आसानी से करने का एक तरीका है स्यूडो फोर्स अप्रोच। ओके, क्या है ये अप्रोच? मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरू हो जाएगी तो फिर 10-15 मिनट लेगी, इतना टाइम क्लास में नहीं बचा है। तो मैं तुमसे मिलूंगा प्यारे बच्चों कल। नमन सारस्वत, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा, ऐसे केस में आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन को 0 मानेंगे बेटा। ओके नमन, रिलेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए नमन। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। मिलता हूं मैं आपसे कल।